नाज़रीन, हमारे मुल्क में गुर्बत का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होते जा रहे हैं। गुर्बत का ज़्यादा बर्डन ख़वातीन को झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारा पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ख़वातीन को घर पे रहने और गुर्बत के कॉन्सिक्वेंसेस को डायरेक्टली फेस करने के लिए अमूमन तनहा छोड़ देता है। तकरीबन पिछले एक डेकेड से गवर्नमेंट ने गुर्बत को कम करने के लिए डिफरेंट काविशें की हैं। उनमें से एक BISP प्रोग्राम भी है, जो कि गवर्नमेंट ने 2008 में लॉन्च किया था, जिसे आज एहसास के नाम से भी जाना जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं जो कि औरतों की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। ये प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स किस हद तक औरतों की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट के टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, आइए जानते हैं आज की रिसर्च गुफ्तगू में। We have Madeleine Bury. She is studying sociology at the Memorial University of Newfoundland, Canada. Before, she has studied sociology of law from the Wilfrid Laurier University, Canada. She has also received various fundings from different agencies, and currently she is holding one of the awards from the On the Move Partnership Program. She has also been in Europe on a study exchange program, and her research mainly focuses on the development aid, ethnography of work, gender, retirement and mobility. तो मेरे दूसरे जो मेहमान हैं वो है जावेद शफीक भट्टी, जो कि सर्व कर रहे हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। जावेद जो हैं उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉपुलेशन साइंसेज में मास्टर्स कर रखा है। इसके अलावा जावेद डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर चुके हैं नेशनली, जो कि बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट को BISP प्रोग्राम के अंडर इंप्लीमेंट किया जा सके। आज की रिसर्च गुफ्तगू में इन दोनों मेहमानों का जो रिसर्च पेपर हमने शामिल किया है उसका टाइटल है इंडिविजुअली लेड आर फीमेल मेल पार्टनरशिप मॉडल्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप विद द BISP सपोर्ट, द स्टोरी ऑफ वुमेन्स फाइनेंशियल एंड सोशल एम्पावरमेंट फ्रॉम पाकिस्तान। सो वेरी वार्म वेलकम Madeleine Bury and Javed Shafiq Bhatti. Thank you so much, Wajid. Thanks. I'm really glad to be here. I'm excited to talk about the paper. Madeleine, what was your motivation? Why did you write this research paper? There's a really good reason to be looking into this program. Poverty reduction is one of the Sustainable Development Goals put forth by the UN in 2015. So there's a call on every government in the world to reduce and eliminate poverty within their borders, which is, of course, an enormous task. Yeah. And academics have a really important part in the process of building those policies, because we have enough separation from the policy itself to evaluate it from a different kind of perspective and ask different kinds of questions about the policy than, say, the government would ask. The BISP, this entrepreneurship program that we're talking about today, is one of those policies that claims to work towards this gigantic goal of poverty reduction. चलिए जावेद, दूसरा सवाल मेरा आपसे है, काइंडली आप ये बताइएगा कि BISP प्रोग्राम के तहत आप कैसे लोगों की हेल्प करते हैं और स्पेशली आप कैसे वुमेन को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें BISP का जो स्लोगन था उसमें बेसिकली ये टारगेट जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी फीमेल्स को टारगेट किया गया था, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 2008 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। जो टारगेट था वो 6000 से कम इनकम वाले जितने भी लोग थे, फैमिलीज थी, उनको टारगेट किया गया। और उसमें यानी इनिशियल स्टार्ट पे इन्होंने 3.8 मिलियन फैमिली सिलेक्ट की गई और बतदरीज ये बढ़ती 2013 में ये 7.2 मिलियन तक ये लोग एलिजिबल फैमिलीज इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गई। So Madeleine, I will turn to you. If we do compare women and men, could you please explain who lives more likely in poorer conditions? It's undeniably women. There are as many reasons for that as there are women in the world. But we can point to some of the more relevant ones as a mix of structural factors and social or environmental factors. So there's a lack of workplace protections for women, a lack of access to traditional poverty reduction mechanisms like employment insurance or education programs. So there are those things, and then those things are compounded by social and religious norms, sex-segregated labor markets, a lack of
financial autonomy within their own families, so they're not, necessarily the ones that are able to make decisions about money. चलिए जिवेद, मैं आपकी तरफ आता हूँ। काइंडली बताइएगा कि किस हद तक जो BISP के तहत प्रोग्राम डिजाइन हुए हैं, प्रोडक्ट डिजाइन हुए हैं, वो हेल्प कर रहे हैं पॉवर्टी रिड्यूस करने में सोसाइटी में। इसमें जो बेसिकली जो थीम था, 2 प्रोग्राम जो कि मेन रोल प्ले कर रहे थे, उसमें वसीला रोजगार और वसीला हक थे। वसीला हक में पेमेंट एलोकेट की जाती है 3 लाख, उन्हें हर इंडिविजुअल फैमिली को सपोर्ट किया जाता है। और वसीला रोजगार में यानी डायरेक्टली ट्रेनिंग स्किल दी जाती है, उसके बाद उन्हें रेफर किया जाता है डिफरेंट अदारों के साथ MOU साइन हुए होते हैं, और ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फिर वो उनको बिजनेस के लिए पैसे पहली इंस्टॉलमेंट दे दी जाती थी, और उसकी 10 रोजा जो ट्रेनिंग करवाई जाती थी, 10 रोजा ट्रेनिंग के बाद वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते थे। So Madeline, I am turning to you. Would you like to please share with us how did you collect data? So the study is mixed methods. So there's 2 sources of data that were collected. The first, the quantitative data, comes from 4 Tehsil in Pakistan. Okay. And it's from 2015, which I have come to understand. I should thank you for. So those Tehsil are Multan, Haneval, Lodron, and Vihari. Okay. And that data contains information about how many women participated in the program, some personal characteristics like their marital status, what kind of business they started, the money they earned, and investments they made. The second bit of data comes from qualitative interviews with 2 program administrators. And that was analyzed with a content analysis and gives us some different information. I think it explains a little bit why these trends are happening and what the social outcomes are for the women that take advantage of that program. तो बट सर ये बताइएगा कि आपने सिर्फ वसीला रोजगार और वसीला हक के ऊपर ही पेपर में क्यों फोकस किया, जबकि और डिफरेंट प्रोग्राम जो हैं BISP प्रोग्राम के तहत इंप्लीमेंट हो रहे हैं? इसमें बेसिकली जो मेन प्रोग्राम, जो ऑब्जेक्टिव किसी भी फैमिली को या किसी भी खानदान को पॉवर्टी से निकालने के लिए जो बेहतरीन प्रोग्राम, ये 2 ही प्रोग्राम थे। दूसरे प्रोग्राम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर था, उसमें यही होता है कि लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की या आटा चीनी वगैरह यानी वो चीज़ें ले लेते हैं और वो अपना गुजारा कर रहे होते हैं, वो फाइनेंशियली असिस्ट हो रहा होता है। इसमें बेसिकली फैमिली को उस साइकिल से बाहर निकालने की कोशिश की गई है। So Madeline, you have used 2 terms in your research paper. The one is individually led and second is female-male partnership models for the entrepreneurs. Please differentiate these 2 terms. Sure. So an individually led partnership is owned and operated by one woman, all on her own. Okay. She is in control of every aspect of that business. In a female-male partnership, the woman passes the money along to a male family member to run an enterprise that for whatever reason she herself can't run. ये बताइएगा कि जो पैसे एलोकेट हुए BISP प्रोग्राम के तहत वुमेन को, उनको ट्रेनिंग भी मिली, उसके बाद उन्होंने डिफरेंट तहसील 4 आपने जहाँ से डेटा लिया था, वहाँ पे काइंडली हमें तहसील बाई तहसील बताइएगा कि वहाँ उन्होंने कौन से बिजनेस स्टार्ट किए। उसमें मोस्टली लाइफ स्टॉक को हम पहले नंबर पे लेके आएंगे, दूसरे नंबर पे ग्रोसरी शॉप या जनरल स्टोर, किराना स्टोर, यानी इसको दूसरे नंबर पे लेके आएंगे, या पहले नंबर पे डेयरी फार्मिंग और लाइफ स्टॉक को आप कर सकते हैं कि वो दोनों बिजनेस ऐसे थे, क्योंकि उससे 1 साल बाद मोस्टली लोगों के पैसे डबल हो गए थे, जिनको मैंने विजिट भी किया, ऑब्जर्व भी किया और उन्होंने पेमेंट वापस भी की और वो वापस कर भी रहे हैं। So Madeline, I will turn to you. Would you like to please differentiate between the enterprises that were run individually by women and those were run with the male partnership? Yeah. Women on their own started businesses that seemingly would be more easily accepted in the prevailing social climate. Those included tailoring businesses or electric looms or beauty parlors, which in those kinds of businesses, the majority of their customers are other women. And so some of them can generate quite a lot of money, beauty parlors in particular. And those kinds of businesses often did have the power to
increase the social position of women within their own family and communities, specifically because of the money that they're able to generate out of the business, because the business is really profitable. So they're seen as a more legitimate entrepreneur, but those women are definitely the minority. The majority of women opted for a female-male partnership. Okay. So their money went to a different kind of business, like rickshaws or auto electrician and mechanic shops, workshops, furniture making. And some of those jobs have physical requirements that can be challenging for women, but maybe more often the challenges are structural, where women are required to be away from the home for long periods of time, or highly mobile, or there's a huge male customer base. Women get money from some kind of programs like the Benazir Income Support Program, and the government assumes that she will utilize that money with her will, as per her training capabilities. On the other hand, when she shares business with the men, because she's unable to work independently in such traditional societies, when it does happen, men take control of the money and the resources. So what is the advantage of this program then? Well, I do think, so the evidence that we've presented in this paper does show that there's some alleviation of poverty, that the whole family unit is making more money. Okay. And so there's something there, right? That part is important, that it is doing that in some way, but didn't necessarily consider these factors, right? This social arrangement and the family arrangement, that it's impossible that it's just going to fix it on the other end. That means the program designers of the BASP program may have intendedly or unintendedly neglected the familiar circumstances. Those should be addressed beforehand. Is it? Yeah, I think that's right. That if you build the policy without a gendered analysis, it's never going to fix. बट सर ये बताइएगा कि आपने डेटा प्रेजेंट किया अपने पेपर में, और आपने बताया है कि जो बेनिफिशियरीज थे बीएसपी प्रोग्राम के, उनकी जो हाउस होल्ड इनकम थी उसमें सिग्निफिकेंटली इजाफा हुआ जब आपने दोबारा उसको मॉनिटर किया। तो काइंडली ये बताइएगा इन एवरेज फैमिली की इनकम क्या थी बिफोर द स्पोर्ट और आफ्टर द स्पोर्ट? उसमें ये है कि डिफरेंट खानदानों के जो है पैरामीटर्स हमने चेक किए, तो उसमें जो फैमिली ने अपने हालात चेंज करने की कोशिश की और उसने सीरियसली यानी काम किया, जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए थे और उनको यानी अपनी ज़ात तक यानी महदूद नहीं रखा, उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगियों को बदलने की कोशिश की, तो उन फैमिलीज ने तो बहुत ज़्यादा फर्क देखने में आया। लेकिन कुछ फैमिलीज इस तरह की भी थी कि जिन्होंने पैसे को सही तरह यूटिलाइज नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी की शादी कर दी अगर कारोबार शुरू करने की बजाय, और दूसरा कुछ लोगों ने ये भी किया कि मकान खड़ा कर लिया, कि पैसे जनरेट करने वाला जो काम था, इनकम बढ़ाने वाला जो काम थे, वो स्टार्ट ना किए। Madeline, another part of your research, did your research find that BISP sport has empowered women socially also? Yes and no. Okay. There's more money in the household, like I mentioned. So there's relief from poverty, which in some ways is its own empowerment. In terms of gender relations within their home, there's some evidence that that's happening, but a lot more that says that it's not. Not happening. Program officials reported that women still aren't taken seriously as financial decision makers. So they maybe don't have as much control over how the stimulus money is spent, and then how the revenues of the business are spent also. They lose on both of those issues. There is one sort of really important thing that I think came out, which is that it does seem to have an effect on domestic violence. There's a change in that dynamic. So I think that's really important, that there was a reduction in domestic violence. आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं? आपकी रिसर्च जो है वो क्या रिकमेंड करती है कि किस तरह बेनजीर इनकम प्रोग्राम से जो पैसे एलोकेट किए जाते हैं वुमेन को डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक तो उनकी जो एक्सेस है उन बिजनेसेस को, और उसके बाद उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो बढ़ाया जा सके,
मेरी जाती राय यही थी और है भी कि जो अरबों रुपए गवर्नमेंट BISP में या एहसास प्रोग्राम में यूटिलाइज कर रही है, इसमें कोशिश खर्च कर रही है, कोशिश यही करनी चाहिए कि इसमें कंडीशनल कैश ट्रांसफर हो, जिसमें एंगेज किया जाए फैमिलीज को, खानदानों को, और होम इंडस्ट्री का जो जिस तरह चाइना ने पॉवर्टी से 70 मिलियन लोगों को निकाला है, तो ये बार बार इस चीज का जिक्र किया जाता है। तो इसी तरह हमारे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में छोटी छोटी इंडस्ट्री और वुमेन के कंट्रोल में वो हो इंडस्ट्री, और जो भी अकाउंट्स उनके जिस तरह आजकल जनरेट किए गए हैं और उनको पैसे भी अकाउंट्स के थ्रू मिल रहे हैं और बायोमेट्रिक मिल रहे हैं, तो इसी तरह उन्हें एंगेज किया जाए, औरतों को बिजनेस भी उनके बायोमेट्रिक डेवलप किए जाएं और वो औरत all in all ho. You both guys, thank you so much for your valuable time, and thank you so much that you guys conducted this very important research and to highlight the utilization of the funding given by the donors in order to reduce poverty in Pakistan and to empower women. So what I will conclude from your conversation, the first thing is the BISP program has helped indeed to eliminate their poverty to large extent. And the second part, many women, they got trainings to improve their particular skills so that they could commence their enterprises within their jurisdiction living areas. The third thing is the money was utilized more often under the male-female partnership program and less likely was utilized independently by the women. Due to the prevailing patriarchal structure of the society that does not allow women to operate independently. So therefore, women were forced to share their money with their husbands, with their other male family members, to commence any business. We have a few evidences that the commencement of the enterprises with the use of this money has helped to reduce gender-based violence within the households. That is a positive sign. We find that BISP officials had never conducted a deep gender analysis. So therefore, they are not familiar whether the beneficiaries would be capable to start their businesses independently, or again they would be dependent on their male family members due to the patriarchal structure of our society. So this is the one point. Again, the BISP officials can rethink about it and reevaluate their strategies through gender lens, so that in future they should start those initiatives that will really help women to operate their enterprises independently in our society. And then we can assume maybe this money would help women to gain financial as well as social empowerment. So thank you so much for your valuable time.